हेलो, हाय, नमस्ते बच्चे। ये हिंदी की क्लास है यूपी पुलिस के लिए और इसमें संपूर्ण हिंदी एक ही क्लास में कराई जाएगी। फास्टेस्ट रिवीजन रहेगा, कैसे कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन बने हैं और बनने की संभावना है। और एसएससी जीडी के लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण है। तो दोनों क्लास देखते हैं, दोनों के नज़रिए से क्लास को देखते हैं। वर्णमाला वर्णमाला से क्वेश्चन बनते हैं उत्तर प्रदेश में। लगभग एक क्वेश्चन तो निश्चित 100% बनता ही बनता है, दो भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्णमाला कहते हैं और इस ध्वनि को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कितनी होती है? 52। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वर के जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, जिसका किसी अन्य वर्ण से कोई संबंध रहता है बोलते टाइम या फिर लिखते टाइम, तो उसे स्वर बोलते हैं। स्वर के प्रकार मूल, लघु और हास्य स्वर होते हैं, जिसमें छोटे छोटे आ, ई, उ ऐसे वर्ण आते हैं, उसे मूल स्वर या लघु स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर है हमारे, जिसमें मात्रा रहती है। मात्रा रहती है या डंडा रहता है या मुंह फटता है। बड़ा बड़ा जैसे छोटा आ, छोटी, छोटे हो, ये तो मूल या लघु या हास्य स्वर में आता है। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ यहाँ से दिख रहा है बड़ा, स्पष्ट दीर्घ से पता चल रहा है कि बड़े की बात हो रही है। तो बड़ा आ, छोटी, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, छोटी है, बड़ी है। इसमें छोटी है और छोटा वो भी सम्मिलित रहता है, जबकि ये मूल स्वर में काउंट अगर इस नजरिए से देखा जाए छोटे लघु के हिसाब से, तो ये उसमें होना चाहिए, परंतु इसमें दीर्घ स्वर में ही ये रहता है। प्लग स्वर जैसे ओम, जो जैसे शब्द का बढ़ता हुआ क्रम रहता है, ओम या राम ऐसे करके मुंह फटता है, तो इसे ये ओम लघु प्लुत स्वर में आता है। अगला है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे लघु या मूल या हास्य स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु या मूल या फिर हास्य स्वर कहते हैं। अगला है, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु या हास्य या मूल स्वर से ज्यादा थोड़ा अतिरिक्त समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ। और जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, जो सांस को खींच के बोला जाता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम या राम। ऐसे स्वरों की संख्या 11 होती है। अयोगवाह 2 होते हैं। अयोगवाह स्वर 2 होते हैं। कुल स्वर 13 होते हैं, जैसे आ, छोटा, बड़ाई, छोटी, बड़ी, ऊ और ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। और अयोगवाह 2 रहते हैं, अंग और है, अनुस्वार। अनुस्वार के लिए अंग तथा विसर्ग के लिए डबल बिंदी लगाते हैं। अगला देखते हैं, स्वर्गों का वर्गीकरण। मूल और हास्य और लघु स्वर होते हैं 4 प्रकार के: छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋ। दीर्घ स्वर होते हैं 7 प्रकार के: बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ और छोटी है, बड़ी है और छोटा ओ, बड़ा ऊ। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। दीर्घ स्वर या सजाती स्वर होते हैं बड़ा, बड़ी और छोटा ऊ। संयुक्त स्वर और विजाती स्वर होते हैं छोटी है, बड़ी है और छोटा ओ और बड़ा ओ। संयुक्त स्वर या सब स्वरों का निर्माण कैसे होता है? छोटा आ और छोटी से क्या बनेगा? छोटी है। छोटा आ, छोटी है, बड़ी है। छोटा आ, छोटी ऊ, बड़ा ओ, छोटा ओ, और छोटा आ और छोटा ओ, बड़ा ओ। ये यहाँ पे छोटा ऊ है और यहाँ पे ये छोटा ओ है, तो छोटा ऊ के साथ छोटा ओ बनेगा और बड़ा छोटा ओ के साथ ओ बनेगी। तो स्वरों का उच्चारण किस प्रकार करते हैं? कंठस्थ स्वर होते हैं अ, आ, और तालव्य स्वर होते हैं इ, ई, जो तालु से बोले जाते हैं। ओष्ठ स्वर होते हैं जो ओठ से होते हैं उ, पता चल रहा हो, उ, ऊ। तो ये ओष्ठ स्वर होते हैं, ओष्ठ स्वर। और मूर्धन्य होते हैं जो
ऋ। और कंठस्थ तालव्य स्वर हैं ए, बोलने से पता चलता है ए आई। और कंठ ओष्ठ होते हैं, जो कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं ओ औ, जिससे दोनों का सहारा लिया जाता है, कंठ ओष्ठ होते हैं। अब जीव के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान क्या रहता है? अग्र स्वर। जीव के अग्र भाग से बोले जाते हैं इ, ई, ए, ऐ। क्या बोले जाते हैं? छोटी, बड़ी और छोटी ए और बड़ी ए। मध्य स्वर से बोले जाते हैं आ, ना ही अग्र और ना ही पश्च। मध्य स्वर से बोले जाते हैं सिंपल आ। और पश्च स्वर से 5 वर्ड बोले जाते हैं बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और अंग, वो बड़ा ऊ। उसके बाद व्यंजन, यहां तक स्वर रहे। अब उसके बाद व्यंजन की बात करते हैं। जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। स्पर्शी व्यंजन, प्रत्यक्ष या द्विगुणी व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ग होता है। तो स्पर्शी व्यंजन का से मा तक 5-5 होते हैं। और प्रत्यक्षी या द्विगुणी व्यंजन ड और ढ। और अनुनासिक व्यंजन का 5वां वर्ग का 5वां वर्ग होता है, जैसे क, च, ट, त, प। तो यहाँ पे जैसे क वर्ग में ड़, या, ना, न, म। तो ये प्रत्येक वर्ग का कौन सा 5वां वर्ग रहता है, उसे अनुनासिक या नासिक व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। य, र, ल और व, ये 4 प्रकार के होते हैं। ऊष्म व्यंजन या लघुवर्णी व्यंजन है स, स और ह। सीटी वाला सा और पेट चीरा सा, संसा और ह, ये 4 जो रहते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4 प्रकार के, जो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, छे, तर, ज्ञा और ये स्र। ठीक है। वर्ग तालिका बनाई हुई है, 5 वर्ग हैं। स्पर्शी व्यंजन है के जो यहाँ पे बताए हैं, क से 5 वर्ग हैं। च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो यहाँ पे पष्ट का वर्ग का हुआ क, च, क, ख, ग, घ, ङ, च। तो ये अनुनासिक व्यंजन यहाँ पे बात की गई है, ये 5वां वर्ग है, तो हाँ ङ। और च वर्ग में च, छ, ज, झ, य, ये यहाँ पे ये 5वां वर्ग है, ये भी अनुनासिक है। और यहाँ पे आएगा ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अणा, तो ये हमारा अनुनासिक रहेगा। उसके बाद त वर्ग में ना और प वर्ग में म। ये 5-5 के वर्ग, 5-5 की लाइन रहती है। और 5 ही वर्ग इसलिए इसे बोले जाते हैं क्योंकि ये वर्ग की संख्या में रहते हैं, 5 इधर से 5 इधर से, तो ये वर्गीय व्यंजन भी बोले जाते हैं। क से कंठ, च से चाल और मूर्धन्य, ट से मूर्धन और त से दंत और प से ओष्ठ। अगला क्वेश्चन है अल्पप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ग अल्पप्राण कहलाता है। और महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ग महाप्राण कहलाता है। उसके बाद सघोष, अघोष, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ग अघोष कहलाता है। अब सघोष या घोष, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा, 5वां वर्ग सघोष कहलाता है। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यर, ल, व 4 प्रकार, 4 रहते हैं। इन्हें सघोष या अल्पप्राण भी कहते हैं। अर्धस्वर, अर्धस्वर बोलते हैं य और व को। उसके बाद पार्श्व व्यंजन है। पार्श्व व्यंजन में ल, लुंठित व्यंजन र है। और ऊष्मीय संघर्ष व्यंजन किसे बोलते हैं? जिसमें मुंह से वायु या बोलते टाइम जिन वर्णों को गर्म वायु निकलती है, उसे ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। इसके बाद इसमें संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन छे, तर, ज्ञा, यानी 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं। वो सॉरी, छे, तर, ज्ञा और या, वो स्र। तो क और स, का हलंत स है, तो यहाँ पे 6 बनेगा। और त हलंत र, ता धन र यानी त्र, और ज धन या ज्ञा बनेगा। और स धन र, ये स्र बनेगा। अगला है वर्णमाला। एक नजर से देखते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है हमारी? 11। अयोगवा 2 होते हैं, कुल मिलाकर कितने हो गए हमारे? 13।
स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25, जिसे वर्ग व्यंजन भी बोलते हैं। द्विगुणित व्यंजनों की संख्या 2 रहती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 और ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या 4 रहती है, जैसे स, 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 ह। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 रहती है, जैसे छे, तर और ज्ञा और श्र। कुल हमारे वर्ड कितने बने? 52। कितने बने? 52। संधि का अध्ययन। दो वर्णों से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? दो वर्णों से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? बड़ा और छोटा को किसमें परिवर्तित करते हैं? एक बड़े आ में ही परिवर्तित करते हैं। जैसे यहाँ पे शिक्षा, आ क्या बन रहा है? यहाँ पे आ और यहाँ पे छोटा, तो दोनों को मिलाकर एक ही वर्ड बड़ा रखा जाता है, शिक्षार्थी। संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है? स्वर के बाद स्वर, अर्थात दो स्वरों के मेल से जो वर्ड जो मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर कहते हैं। यानी स्वर के बाद ही स्वर, अर्थात स्वर दोनों स्वरों के मेल को क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। स्वर संधि के प्रकार: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि में क्या है? आ, ई, उ परिवर्तन होते हैं। गुण संधि में ए, ओ और ऋ। अगर ऐसे ऋ न दिया जाए तो ऐसे मात्रा है। फिर उसमें वृद्धि संधि में ए, ओ, इनका प्रयोग आगे बताया है। यड़ संधि में या, व से पहले आधे अक्षर में तब यड़ संधि होते हैं। जैसे अयादि संधि है, यदि 3 अक्षरों के बीच में य, व आता है तो फिर उसे अयादि संधि होगी। दीर्घ संधि: यदि अ, आ, ई, उ के बाद समान स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ संधि करते हैं। इसमें दिया है छोटा बड़ी, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद समान स्वर आए तो उसे उसमें सम्मिलित करके मिलाकर दीर्घ स्वर या सम्मिलित करके दीर्घ स्वर कर देते हैं। यानी छोटा आ आए और उसके साथ बड़ा आए तो उस दोनों में से छोटा आ प्लस बड़ा आ, तो इसमें से दोनों के साथ बड़ा आ ही लिखा जाएगा। उसके बाद बड़ा आ आता है प्लस छोटा आ आता है तो उसके बाद भी हमें बड़ा आ ही लिखना पड़ेगा। या फिर दोनों आ जाएं, बड़ा आ रहे हैं, फिर भी हम बड़ा आ ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रयोग दिए गए हैं। जैसे शिक्षार्थी, क्या दिया है? शिक्षार्थी। तो शिक्षा यहाँ पे बड़ा आ आएगा और यहाँ पे छोटा, तो जब यहाँ पे छोटा आ आएगा तो फिर दोनों को मिलाकर हमारा कौन सा आ बनाएगा? बड़ा आ। ऐसे ही अगले में देखते हैं विद्यार्थी। क्या देखते हैं? विद्यार्थी। तो विद्या यानी यहाँ पे बड़ा आ और यहाँ पे छोटा आ, तो यहाँ पे सिर्फ बड़ा आ आया है। अगला देखते हैं, छोटे वाला भी देखते हैं। छोटा है तुम्हारा शिवालय, तो यहाँ पे शिव यहाँ पे छोटा आया है और यहाँ पे बड़ा, दोनों से फिर भी वहां हम क्या लगाएंगे? आ। ऐसे ही महात्मा, महा प्लस आत्मा, फिर है परमात्मा, तो परम यहाँ पे छोटा आ और यहाँ पे बड़ा आ। फिर है परमार्थ, तो परम और यहाँ पे आ रहा है हमारा बड़ा, कौन सा? नहीं, यहाँ पे परम और अर्थ, यहाँ पे छोटा आ और यहाँ पे भी छोटा आ, तो दोनों छोटा आ बनाएंगे यहाँ पे, तो वो भी हमारा बड़ा आ बनेगा। ठीक है, उसके बाद रामायण, राम प्लस आयन, यहाँ पे छोटा आ और यहाँ पे बड़ा आ। सत्याग्रह, ये हमारा अपवाद है। क्या है? अपवाद। ये इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। सत्य प्लस आग्रह, तो सत्या यहाँ पे वैसे आ आना चाहिए परंतु ये रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो ये हमारे अपवाद रहेंगे। सत्याग्रह, देवरी और देशांतर। अगला है द्वितीय नियम हमारा, छोटी ई प्लस बड़ी ई कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे बड़ी ई में। उसके बाद बड़ी ई प्लस छोटी ई, ये हमारी भी बड़ी ई में, और बड़ी ई और प्लस बड़ी ई दोनों भी बड़ी ई में कन्वर्ट रहेंगे।
अगला है उदाहरण दिए हैं यहाँ पे इसके द्वितीय नियम के। हरीश, यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पे बड़ी ई है। छोटी ई धन बड़ी, तो यहाँ पे बड़ी ई ही है हरीश। रविंद्र, यहाँ पे भी बड़ी है। गिरीश, यहाँ पे भी, सभी जगह यानी छोटी ई और बड़ी ई को मिलाकर बड़ी ई में कन्वर्ट करेंगे, और बड़ी बड़ी दोनों रहती है फिर भी उसे बड़ी में। तृतीय नियम है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तृतीय नियम क्या है हमारा? छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों को मिलाकर बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ और छोटा ऊ भी मिलाकर बड़ा ऊ, और दोनों ही अगर बड़ा ऊ रहते हैं फिर भी बड़ा ऊ बनेगा। तो हमारा उदाहरण है यहाँ पे गुरु उपदेश। क्या है? गुरु उपदेश। तो इसका हम बनाएंगे गुरु प्लस उपदेश। तो यहाँ पे देखेंगे हम गुरु यहाँ पे छोटा है और यहाँ पे भी छोटा है, तो गुरु उपदेश, दोनों ऊ। फिर बधु उत्सव, बधुत्सव, तो यहाँ पे बड़ा ऊ है और यहाँ पे छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ। यहाँ लघुर्म, तो यहाँ पे बड़ा लघु ऊर्म, यहाँ पे घूर्म है लघुर्म, तो बड़ा ऊ और यहाँ पे छोटा ऊ। फिर लघुत्तर, तो यहाँ पे छोटा ऊ, लघु उत्तर, तो यहाँ पे बड़ा छोटा ऊ और यहाँ पे बड़ा ऊ। अगला देखते हैं गुण संधि। क्या देखते हैं? यदि अ और आ के बाद, छोटा आ और बड़ा के बाद छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ या ऋ द्वारा आए तो स्वर, ऋ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर क्रम से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आगे देखें। छोटा आ छोटी ए को, छोटा आ आए या बड़ा आए, प्लस में ई आए, छोटी आए या बड़ी आए, उसे ए में कन्वर्ट करेंगे, छोटी ए में। और छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो उसे छोटे ओ में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे बड़ा आ और छोटा आ आता है उसे अर, यानी र ऋस्व अर में कन्वर्ट करेंगे। अब आगे देखते हैं। छोटी ए की मात्रा दूसरे या तीसरे अक्षर पर आए तो वह गुण संधि होती है। छोटी ए की मात्रा दूसरे वर्ड पे या तीसरे अक्षर पे आए, तो यहाँ पे दूसरे वर्ड पे, यहाँ पे भी दूसरे पे, सब पे, ये तीसरे वर्ड पे, ये दूसरे पे, तो यहाँ पे मात्रा के हिसाब से बताया जा रहा है कि छोटी ए की मात्रा दूसरे या तीसरे वर्ड पे आती है तो उसे गुण संधि कहते हैं, मात्रा के हिसाब से। और यहाँ ऊपर पे तो बताया ही है। तो यहाँ पे देखेंगे सुरेंद्र, तो ये छोटी ए की मात्रा कहाँ आ रही है हमारी? सुरेंद्र, तो र प्लस इंद्र, र प्लस इंद्र, तो र यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है, तो र किसकी सहायता से बोला जा रहा है? आ की सहायता से। किसकी? छोटे आ की सहायता से। और ये इन छोटी धन तो किस में हो जाएगी? ए में। फिर महेंद्र, महेंद्र, महा, तो यहाँ पे आ बनेगा हमारा महा, आ धन इंद्र, आ धन ई बराबर हो जाएगा छोटी ए। उसके बाद है सुरेंद्र, तो स सुरेंद्र, तो ए है तो हमारी आ धन ई, क्या बनेगा? आ धन ई। ऐसे ही है कमलेश, कमलेश, तो कमल, कमल, तो ल किसकी सहायता से बोला जा रहा है? आ की सहायता से, आ की सहायता से बोला जा रहा है। और धन में क्या है? ई, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा ए। फिर इसके बाद बोले राकेश, राकेश, तो राका प्लस ईस, तो बड़ा आ धन ई, तो क्या हो जाएगा? ये ए। फिर हम देखते हैं रमेश, तो रा मा यानी बड़ा आ यहाँ पे और यहाँ पे बड़ी, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? हमारा ए। आगे देखते हैं। अब आती है ओ का नियम है, ये हमारा ओ का गुण संधि में। महोदय, महोदय, तो महोदय को हम कैसे बनाएंगे? पीछे देखते हैं हम। महोदय, यहाँ पे देखो आधन ओ, तो यहाँ पे ओ बन रहा है, तो आधन ऊ, तो यहाँ पे देखें महा आधन ओ, क्या बना है यहाँ पे? आधन ओ, बड़ा आधन ओ बनेगा तो क्या हो जाएगा? ओ। तो हमारा यहाँ पे ओ की क्या आ रहा है? मात्रा, तो महोदय। उसके बाद है परोपकार, क्या है? परोपकार, तो पर धन उपकार, तो पर आ और ऊ, आ और ऊ हो जाएगा हमारा ओ। ऐसे ही सूर्योदय, सूर्योदय, तो सूर्य यहाँ पे आ धन ऊ, यहाँ पे जलो, तो जल धन यानी आ जाएगा यहाँ पे और बड़ा ऊ,
और यहाँ पे महोत्सव यानी महा या बड़ा आ धन छोटा ऊ, और यहाँ पे चंद्रोत्सव चंद्र द्र, तो हमारा यहाँ पे आ आएगा और ओ छोटा आएगा, सॉरी छोटा आ धन ओ, तो ये ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। अर 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 र, सप्त ऋषि, ये नियम है हमारा र का, सप्त ऋषि, तो सप्त ऋषि तो त अ क्या बनेगा आ धन ऋर, क्या बनेगा आ धन ऋर, तो अर किसमें र, किसमें कन्वर्ट होगा र में, तो ये र। फिर महार्ष, महार्ष तो महा आ धन ऋर, तो अर र में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ऐसे देवर्षि है तो देव प्लस ऋषि, तो ये भी हमारा र आ, यहाँ पे डंडा नहीं है तो छोटा आ बनेगा अ धन ऋर, तो ये हमारा हो जाएगा अर र यानी रा पे। ऐसे महर्षि ब्रह्म ऋषि ब्रह्म ऋषि, तो ब्रह्म धन, तो यहाँ पे बड़ा आ आएगा और ये ऋर, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा राम। अब देखते हैं तीसरा वृद्ध संध। यदि अ और आ क्या है इसमें, यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ए बड़ी ए और छोटा ऊ बड़ा ऊ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर क्रम से किस प्रकार लिखते हैं, छोटा आ बड़ा आ धन छोटी ए बड़ी ए आए तो बड़ी ए में कन्वर्ट करते हैं, और छोटा आ बड़ा धन ओ आए छोटा ओ तो उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, बड़े ओ में। उसके बाद देखते हैं यदि एक मात्रा से दो मात्रा हो जाए तो वृद्धि संधि कहते हैं, यानी एक मात्रा से दो मात्रा में कन्वर्ट होता दिखे तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। तो सदैव, सदैव, सदा यानी आ धन ए, यानी यहाँ पे एक मात्रा है और एक मात्रा से बोला गया है कि दो मात्रा में कन्वर्ट हो जाए तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। फिर तथैव, तो यहाँ पे बड़ा आ है और छोटी है, बड़ा आ और छोटी ए को किसमें कन्वर्ट करेंगे, तो डबल मात्रा में। उसके बाद एक प्लस एक, तो का के साथ हम स्वर लगाएंगे आ और आ के साथ हमारी आएगी ए, तो ये हो जाएगी एक। अगला देखें, इसी में कुछ उदाहरण बाकी है। मतैक्य, तो मत आ धन ए, अब ये डबल है यहाँ पे, सॉरी आ धन ए, तो इसे हम डबल मात्रा में कन्वर्ट करेंगे। रामेश्वर्य, रमा प्लस ऐश्वर्य, तो यहाँ पे बड़ा आ आएगा और यहाँ पे ए, तो इसे भी हम डबल मात्रा में। और महेश्वर आपका महा ऐश्वर्य धन बड़ा आ और छोटी ए बराबर धन, तो ओ वाली मात्रा का नियम है बनोसद, तो बन धन औसद, बन औसद, तो यहाँ पे आ आएगा, क्या आएगा अधन ओ, तो हमारा ये दिया गया है पीछे कि यहाँ पे अगर बड़ा ओ आए या छोटा ओ आए तो हमें बड़े ओ में ही कन्वर्ट करना होगा। तो ये हमारा यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है बड़ी ओ, तो हमारा बड़ी ओ में ही कन्वर्ट रहेगा। परमोसद, परम आधन ओ, तो ये भी हमारा बड़े ओ में जाएगा। परमोसद, परम यानी आ आएगा हमारा यहाँ पे, और औसद ओ यानी बड़ी ओ है तो ये हमारा बड़ी ओ में कन्वर्ट रहेगा। ऐसे ही महा आ आएगा, धन छोटा ओ आएगा, तो इसे भी हम महो यानी डबल मात्रा में कन्वर्ट करेंगे। अगला आता है हमारा यड संधि। क्या आता है, यड संधि। या तथा ला से पहले अगर आधे अक्षर आए तो यड संधि होगी। क्या बोला जाता है, या तथा वा से पहले आधा अक्षर आए तो उसे यड संधि कहते हैं। जैसे त्व, रड, तो वा से पहले आधा अक्षर आया है तो इसे हम
यड संधि कहेंगे। ठीक है, ट्रिक के हिसाब से संधि के नियम है, यदि छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्रम से क्या क्या बनाते हैं, या के बाद या का नियम क्या कहता है, छोटी बड़ी धन आ आए तो या में बदलेंगे, छोटी धनी और छोटी बड़ी के साथ अगर बड़ा आ आता है तो बड़े या पूरे यानी डंडे के साथ या आएगा, और बड़े या बड़े आ के साथ आएगा सॉरी, छोटी और ऊ के साथ तो छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ के साथ आएगा, और छोटी और बड़े ऊ के साथ तो बड़े यू के साथ आएगा। तो क्या बोलेंगे, यू। छोटी ही बड़ी के साथ ए के साथ आता है तो उसे ये बोलेंगे, तो ये के साथ आएगा। ऐसे ही ब वर्ग का नियम क्या कहता है, ब से पहले ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ अगर आ के साथ आता है तो उसे वा में कन्वर्ट करेंगे, और छोटा ऊ और बड़े ऊ के साथ अगर बड़े आ के साथ आता है उसे वा में यानी मात्रा के साथ आएगा, किसकी, आ की, बड़े की मात्रा के साथ। उसके बाद छोटा ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ अगर छोटी ए आती है तो उसे छोटी ए की मात्रा के साथ लेके आएंगे। ठीक है, ऋ का नियम कहता है ऋ अगर आ के साथ आती है तो उसे ऋ में परिवर्तन करेंगे। अगला है अत्याचार। क्या है, अत्याचार। ये उदाहरण दिया है अत्य, तो यहाँ पे किसकी मात्रा आ रही है, छोटी ई की, किसकी आ रही है, छोटी ई की, और यहाँ पे आ रहा है बड़ा आ, तो किसमें कन्वर्ट करेंगे, या में। किसमें कन्वर्ट किया हुआ है यहाँ पे, या में। उसके बाद है प्रत्युपकार। प्रत्युपकार, तो प्रति यानी उपकार इधर हो जाएगा, तो फिर इधर क्या रह जाएगा, प्रति। तो यहाँ पे छोटी ई और इधर ओ, छोटी ई और छोटा ऊ को कन्वर्ट करेंगे यू में। किसमें, यू में। फिर न्यूनतम, न्यून, तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर या से पहले कोई आधा अक्षर आता है तो उसे हम यड़ संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, यड़ संधि। तो ये यहाँ पे आ गया है, तो नी और धन ऊ, तो यहाँ पे छोटी की मात्रा और बड़ा ऊ है तो यू में कन्वर्ट करेंगे। प्रत्येक यानी प्रति यानी छोटी ई और धन ए, तो छोटी ई और धन को ए को ये में कन्वर्ट करेंगे। किसमें, ये में। नोट में दिया हुआ है यदि या वर्ड से पहले आधे वर्ड हो तो उनको छोटी ई की मात्रा में बदलकर लिख लेते हैं तथा अगले वर्ड में छिपा हुआ वर्ड होता है। अत्यधिक, उदाहरण दिया है अत्यधिक। तो यहाँ पे दिया गया है कि यदि किसी वर्ड से पहले या से या वा से वर्ड से पहले आधा अक्षर आता है, या वर्ड से पहले आधे वर्ड आते तो उसको छोटी ई की मात्रा में बदलकर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया यहाँ पे लिखा है अत्यधिक, तो अत्य, ये अत्य है, तो इसे यहाँ पे पूर्ण रूप से क्यों लिखा गया है ये बताया जा रहा है यहाँ पे अत्य। तो अत्यधिक, अधिक, अ यहाँ पे छोटा आ है और यहाँ पे छोटी, तो इसे कन्वर्ट किया गया है आधे त और य में। अ ई या में कन्वर्ट हुआ है और इसे त को आधा बना दिया गया। ठीक है, ऐसे ही इत्यादि, तो इत छोटी ई और आ बड़ा आ, छोटी ई और बड़ा, छोटी ई और बड़ा आ कन्वर्ट हुआ है आपका या में। ठीक है, यद्यपि, यद्यपि, तो यद ध को द यानी छोटी ई और अ। फिर है उपर्युक्त, उपर्युक्त को ऊपर री, तो छोटी ई और यू यानी यू को या फिर उपर्युक्त, तो इसे यू ऊपर युक्त, युक्त, तो छोटे यू में बड़ा कन्वर्ट किया गया है। अब देखें ब वर्ड के उदाहरण। ब वर्ड के उदाहरण कैसे आते हैं पेपर में, अन्वय। क्या है, अनुव्यय। तो यहां पे दिया अनु, अनु, छोटा ऊ, छोटा ऊ और अ, ये किसमें कन्वर्ट किया है, व में। किसमें, व। और ये है स्वागतम, सुवागतम। जब यहाँ पे वा से अगर आगे वर्ड आता तो उसे खोल, यहाँ पे पूरा सा लिया गया है सु यानी ऊ आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ओ, छोटा ऊ
के साथ आपका आएगा बड़ा आ, तो इसे वा, यानी किसमें वा, पूरे वा में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब देखें अन्वेषण, किसमें अन्वेषण, तो यहाँ पे अनु छोटा उ और ए, छोटा उ और ए को किसमें अनवे, वे में, पूरे वे में कन्वर्ट किया है। स्वच्छ स्वच्छ, किसमें कन्वर्ट करें स्वच्छ को, सुवच्छ, तो सु यानी पूरा सु, अ उ आएगा यहाँ पे सु प्लस अ, तो इसे व में कन्वर्ट करेंगे स्वच्छ। ठीक है, अब देखें ऋण, त्रा वर्ड के उदाहरण, किसके, त्रा वर्ड के उदाहरण, पित्राज्ञा, किसके, पितृ मीन्स पिता और प्लस धन आज्ञा, पिता की आज्ञा, तो यहाँ पे देखेंगे पितृ त्र धन, तो यहाँ पे ऋर और आ, यहाँ पे आ रहा है आ और यहाँ पे आएगी आपकी ऋर, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा किसमें त्र, किसमें बन जाएगा हमारा त्र में। फिर है मात्राज्ञा, यानी पित्राज्ञा, वैसे मात्राज्ञा, तो त्र को यहाँ पे ऋर और धन आ, तो ये हमारा त्रा में चेंज हो जाएगा। अब देखें आगे, अयाद संध, अयाद संध आपकी, अगर तीन अक्षरों के बीच में या बा हो तब अयाद संध होती है, जैसे भवन, तो यहाँ पे आया, ऐसे गायक, तो यहाँ पे जैसे तीन अक्षरों के पहला और तीसरे के में दूसरा अक्षर य व होता है तो उसे अयाद संध कहते हैं। क्या कहते हैं, अयाद संध। नियम दिया गया है यहाँ पे, जहां पर या हो तो वहां पर ए और एक हो जाता है, यानी दोनों को मिलाया जाता है। वहां कहने का मतलब ये ए या हो जाता है, या हो तो वहां पे ए हो जाता है, जहां पर वह हो तो वहां पर ओ हो जाता है। ठीक है, अब या का नियम क्या कहता है, नयन, क्या कहता है, नयन, तो ने यानी छोटी ए धन अ, ने अन, नेयन, ऐसे नाभक नावक, गायक गेयक और गायक गायिका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ड में दिया गया है, अगर या हो तो कौन सी मात्रा हो जाएगी, छोटी या फिर बड़ी, तो वो वर्ड के हिसाब से गायक तो डबल ए, गेयक के एक, नाविका तो ने एक, संयम सेयन शयन चयन। ठीक है, यहाँ पे सब ये या है, जितना भी दिया गया आपका सब ने गे गे ने रो चे, सब पे चेंज कर दिया गया है। ऐसे ही है पवन, क्या है आपका पवन, पवन को पौ यानी पवन को दिया गया है आपका पवन, तो स्पष्ट दिया गया है, जहां पर भी बा दो तीन अक्षरों के बीच में, पहले और दूसरे अक्षर के बीच, तीसरे अक्षर के बीच में या व, तो व हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो किसमें चेंज करेंगे, बा को, छोटे और बड़े ओ में। तो अब शब्द के अनुसार पवन को पौन, तो ये हमारा यहाँ पे छोटा ऊ बन रहा है, छोटा ओ बन रहा है, क्या बन रहा है, छोटा ओ। फिर भवन, तो भौ यानी यहाँ पे छोटा ओ, भावुक तो भौ उक, यहाँ पे बड़ा हुआ है, बड़ा ओ बन रहा है। पवित्र प छोटा ओ, और यहाँ पे श्रावण तो श्रवण, नाविक यहाँ पे बड़ा हो, धावक धौविक। अब देखें व्यंजन संध, फटाफट जल्दी जल्दी, जिस प्रकार जिस पर हो बिंदु विसर्ग तो व्यंजन संध होगी, यानी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संध कहलाता है। जिसमें डेढ़ व्यंजन आए तो वह व्यंजन संध होगी। उदाहरण संसार, डेढ़ व्यंजन की बात हो रही है तो सम और सार, संसार यानी डेढ़, इसका सब जैसे बिंदी है, सम धन सार, सम बोलने से ही पता चल रहा आधा है, सम सार यानी संपूर्ण यहाँ पे आधा है,
संरक्षक, सन सन बोलने से पता चल रहा है, ये भी आधा है। सम, तो ये आधा प्लस 1 बढ़ा के 1.5 अक्षर व्यंजन आए तो वहां पर व्यंजन संधि होगी। अब देखें आगे, त संबंधी व्यंजन, त के बाद यदि ल हो तो त का आधा यानी आधा ल हो जाता है। जैसे तल्लीन, कैसे हुआ है तल्लीन, यहाँ पे तो पूरा त के बाद ल हो तो त का आधा ल हो जाता है। तो त के बाद आधा ल, तो त के बाद ली, आधा यहाँ क्या हो गया, तल्लीन हो जाता है। फिर है उत्लेख, उल्लेख है हमारा यहाँ उत्लेख, त को आधा ल में कन्वर्ट कर दिया है उल्लेख। ऐसे ही त, अगर हम रूल के हिसाब से देखें तो जहां पे त दिया गया है सब ता को आधा ला में, उल्लंघन, खल्लास, उल्लास, सबको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, आधे ला में। ठीक है, अब आगे देखते हैं, त के बाद यदि च छ हो तो त का आधा च यानी च हो जाता है। त के बाद, किसके बाद, ता के बाद यदि च छ 2 वर्ण हो तो ता का आधा हो जाता है, ता का आधा च यानी ता को आधा च में कन्वर्ट करके लिखेंगे। अब उदाहरण देखते हैं, उत धन चारण, उत त के बाद चा आया है तो इसे तक को किसमें कन्वर्ट करेंगे, आधे चा में, किसमें, आधे चा में, तो उच्चारण। ऐसे ही सत चरित्र, क्या है, सत चरित्र, तो त को आधा इसमें हलंत, त को किसमें कन्वर्ट करेंगे, आधे चा में, तो सत चरित्र। अब देखिए त के बाद नियम नंबर 4 है हमारा, त के बाद यदि झ हो तो त का आधा ज यानी झ में हो जाता है, किसका, त का आधा ज यानी झ हो जाता है। त को आधी जा में कन्वर्ट करेंगे तो तत् धन जन, तो यहाँ पे हो जाएगा सत जन, ये लिखा है सत जन, तो आधा सत का सज्जन, और उत और उत सबको किसमें, आधे जा में करेंगे तो उज्जैन का उज्जैन, और उज्ज्वल का उज्ज्वल, और उत झटका का उज्झटका। अब देखें अगला नियम है हमारा, त के बाद यदि ह हो तो, त के बाद अगर ह हो तो त का द तथा ह का घ लिखा जाता है, त का द और द का ह लिखा जाता है। तो उदाहरण देखते हैं, तत्हार, क्या है, तत् नहीं, वो है यहाँ पे, यहाँ उत्हार, तो यहाँ पे त को किसमें कन्वर्ट किया है, द में, किसमें, द में नहीं, हा को किसमें कन्वर्ट किया है, द में, तो उद्धार, और त को हित यानी उत्हित, उत को और हित यानी उद्दित, तद्दित, और फिर है उत्हित यानी उद्दित। आगे देखते हैं छ संबंधी नियम, छ से पहले कोई लघु स्वर हो तो छ से पहले आधा च यानी आदि च जोड़ देते हैं। उदाहरण है अनुच्छेद, क्या है, अनुच्छेद, अनुच्छेद बना कैसे, यहाँ पे अनुधन छेद। अब यहाँ पे दिया है छ से पहले यदि कोई लघु स्वर हो तो छ से पहले आधा आया च यानी आधा चा जोड़ देते हैं, तो अनुच्छेद, तो अनुधन छेद। विच्छेद, तो बी के आगे छा से क्या जुड़ेगा, यहाँ पे आधा चा, परिच्छेद यहाँ पे भी आधा लगेगा, और स्वच्छेद यहाँ पे भी आधा, तो परिच्छेद स्वच्छेद। अब है नियम नंबर अगला, वर्ग के पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में बदल जाता है। यदि किसी वर्ग का पहला वर्ग क च ट त प का मेल किसी वर्ग अनुनासिक अर्थात पांचवें वर्ग में हो तो वर्ग का पांचवा वर्ग अपने वर्ग का पांचवा वर्ग बदल जाता है। नोट है ये परिवर्तन इस प्रकार होगा कि वर्ण प्रथम वर्ग से कौन से वर्ग में चेंज होगा, पांचवें वर्ग में। अगर का है तो कहां पे, डा में, और अगर पा है तो मा में।
अगर क ड में चेंज होगा, च या में, और ट ना में, और त ना में, प मा में। उदाहरण देखते हैं। त किस में चेंज होगा हमारा? मा में, वो सॉरी ना में, आधा ना, तन में। ऐसे ही डल उन्मुख, तो न उत्मुख है, उत्मुख। उत्मुख को किसमें? आधा ना में चेंज करेंगे, उत त न किसमें चेंज होगा? ना में। जगत, त किसमें चेंज होगा? त का पांचवा ना, आधा ना आ गया, जगन्नाथ। फिर है चित्तमय, ता को किसमें चेंज करेंगे? ना में, चिन्मय। फिर बाकमय, तो का को हम किसमें चेंज करेंगे? का हमारा पांचवा वर्ड कौन सा है? ड, तो बाणमय। आगे देखते हैं। वर्ग के पहले वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाता है। नियम दिया गया है, पहला वर्ड तीसरे वर्ड से, पहला तीसरे से। ठीक है। यदि किसी वर्ग का पहला वर्ड क, ख, क, च, ट, त, प रहता है तो उसे वर्ग से या तीसरे वर्ग में ग या तीसरे चौथे वर्ग से या यरा लव में किसी एक वर्ड से हो तो वर्ग का पहला वर्ड अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाता है। परिवर्तन इस प्रकार होते हैं कि का को गा में, क का तीसरा वर्ड कौन सा होगा? ग, और चा का तीसरा वर्ड ज, और टा का ड, और ता का दा, पा का बा। ये हमारे पहले वर्ग के हैं और ये कौन से वर्ग के हैं? तीसरे के। पहले और तीसरे में ऐसे करके कन्वर्ट हो गए। उदाहरण है हमारा यहाँ सतगुण, तो त हमारा आया, त का द में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? सदगुण। आगे देखिए भगवत गीता, क्या लिखा है? भगवत गीता। अब ता हमारा पहला वर्ड है, क्या है? पहला वर्ग का पहला वर्ड है, तो पहले वर्ड को हम अगर तीसरे वर्ड में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पे ता से क्या बदलेगा? द, तो क्या हो जाएगा? भगवद गीता। क्या होगा? भगवत गीता। फिर है हमारा दिग्विजय। अगर क को हम बदलेंगे ग में तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा दिग्विजय। फिर है कपधन ज, तो कब्ज। प को किसमें बदलेंगे? ब में। प वर्ग का तीसरा आपका आएगा तो वो किसमें आएगा? कब्ज, ब में बदलेगा प वर्ग का। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा दिग्गज, तो क का हमने अभी बदला है, का से तीसरा वर्ड आएगा वो हमारा गा बनेगा, तो दिग्गज आदि गा आएगी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से गा पूरी है। तो दिग्अत, तो दिगंत। फिर है यहाँ पे बाग ईस, तो का वर्ग का हमारा बदला जाएगा ग में। का से पहला वर्ड, पहले का हमारा तीसरा वर्ग क्या आ जाएगा? गा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बागीस है तो बागीस। अब देखें आगे विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नियम हमारा यहाँ पे दिया गया है। यदि विसर्ग से पहले अ, छोटा और बड़ा को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आता है, कोई भिन्न स्वर आए और बाद में बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा अचानक अथवा कोई भी एक वर्ड आए तो विसर्ग का र यानी जो ऊपर रा चढ़ता है हो जाता है। विसर्ग का ट्रैक दिया है यहाँ पे। विसर्ग का चेंज करने के लिए रा या रा का विसर्ग हो जाता है, यानी विसर्ग का चेंज होगा रा में और रा का चेंज होगा विसर्ग में। आशीर्वाद, क्या दिया है यहाँ पे उदाहरण हमारा? आशीर्वाद। एक बार बनाए। आशीर्वाद का आशीधन क्या है इसमें? आशी विसर्ग लगे हैं, धनबाद। ये हमारा रा है वो यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि हमारा रा विसर्ग में बदल जाएगा। जहां पर विसर्ग दिया हुआ है वो रा में चेंज होगा और जो रा दिया गया है वो हमारा विसर्ग में चेंज होगा। ये विसर्ग संधि के नियम है।
तो यहाँ पे अगर रा है अपर वाला तो वो हमारा डबल मात्रा में चेंज हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे निर्बल क्या दिया है, निर्बल, अगर ऊपर वाला रा है तो उसे हम चेंज करेंगे तो ये विसर्ग में चेंज हो जाएगा। ऐसे दुर्बल में डबल वो है, सॉरी विसर्ग, विसर्ग आता है तो वो किस में चेंज होगा, वो हमारा रा में चेंज होगा। किसमें, रा में, ये वाले रा में, ठीक है। निर्धन, जितना भी यहाँ पे विसर्ग लगा है, निराशा है निराशा, निउत्तर निरुत्तर, निआदेश निरुद्देश, निर्वाचन निर्वाचन, पुनर्जागरण पुनर्जागरण। यदि आधे आधे यदि आधा स उसमें व्यंजन होते हैं स स ह, तो यहाँ पे दिया गया आधे सा हा छोड़ के सीटी वाला सा, पेट चीरा सा और सन का सा। आधे आधे वर्ड हो तो विसर्ग संध होगी। अगर ये आधे आधे वर्ड दिए जाते हैं तो फिर वहां पे विसर्ग संध होगी। वर्ड में अगर एग्जाम में पूछा जाए आधा आधा वर्ड समय तो वहां पे विसर्ग संध होगी। अगला है हमारा ट्रिक के अनुसार है, कोई स्वर, कोई लघु स्वर आ ई उ आए और क्या आ जाए, स, सीटी वाला सा आधा, तो उसे च घ स, किसमें, च घ स में परिवर्तन करेंगे। अगर छोटी और छोटा उ आ जाता है, क्या, छोटी और छोटा उ आ जाता है, उसके साथ अगर पेट चीरा वाला सा आता है, षटकोण वाला सा आता है, तो उसे क ख ग, सॉरी क ख और ट ठ और प फ में परिवर्तन करेंगे। उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, इनको छोड़ने के बाद कोई भी स्वर के साथ अगर सन वाला सा आता है, सपेरे वाला सा आता है, तो उसके साथ त थ और स में परिवर्तन कर देंगे बाद में। पहले आए बीच में या फिर बाद में। उदाहरण देखते हैं, हरिश्चंद्र, क्या देखते हैं, हरिश्चंद्र, हर के साथ विसर्ग धन चंद्र, क्या बनाया है, हर के साथ विसर्ग है धन चंद्र। कैसे करेंगे हम इसे, तो यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे हरिश्चंद्र ही पूछ लिया आपसे, तो हरिश्चंद्र को हम किस प्रकार बनाएंगे, ये दिया है हमारा सीटी वाला साधा, इस हमारा कुछ भी नहीं देखना, हमें इसमें बस स्पष्ट तौर से हमारे रूल के हिसाब से दिया गया है सीटी वाला सा है और ये पेट चीरा वाला सा और ये वाला सा। अगर ऐसे सा दिया हुआ है, हम इसी तौर पे अगर सीटी वाला सा दिया होता है तो उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, विसर्ग के साथ लिखेंगे और उस अक्षर को ही गायब कर देंगे। जैसे हरीश, ये गायब विसर्ग धन चंद्र, ऐसे करके करेंगे। फिर देखें अनिश्चय, अनिश्चय तो सा को गायब और डबल बिंदी लगाएंगे हम, यानी विसर्ग लगाएंगे और चय कर देंगे। फिर निश्चयवाच, निश्चय, निश्चय में स और चय गायब और विसर्ग लगाएंगे। निष्पात को निष्ठोर और दुर्गम, दुष्कर्म, दुष्कर्म में ये गायब पेट चीरा सा और डबल विसर्ग आएगा यहाँ पे और दुष्कर्म कर देंगे, ठीक है। दुशासन, दुशासन, तो यहाँ पे सीटी वाला सा गायब, तो इसको हम करेंगे विसर्ग आएगी डबल और दुशासन। अब नियम अगला हमारा क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले आ तथा बाद में आ आए, विसर्ग से पहले आ तथा विसर्ग से बाद में आ आए, तो अथवा 3, 4, 5वां वर्ड या फिर 11 में से कोई एक वर्ड हो तो विसर्ग या ओ, विसर्ग का ओ हो जाता है। यानी ट्रिक है, अगर विसर्ग दिया है का ओ, यानी ओ की मात्रा में चेंज हो जाता है। शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पे, ओ के बाद 3, 4 यानी ओ की मात्रा वाला कोई भी वर्ड आता है या फिर आ ओ मिलाकर भी 3, 4, 5वां वर्ड हो जाता है या फिर यारलव में से कोई भी एक वर्ड हो तो विसर्ग ओ हो जाता है, ठीक है। तो ओ की मात्रा के बाद 3, 4, 5वां वर्ड रहे या यारलव वह हो तो विसर्ग संधि होगी, ठीक है। अब इसे बनाते कैसे, अब देखें यहाँ पे दिया गया है ये, और हमारा कुछ भी नहीं देखना, हम इसे बीच में वाली लाइन को देखते हैं। ट्रिक है हमारी, अगर ये हमारा यहाँ पे रहता है डबल मात्रा में विसर्ग संधि के हिसाब से, अगर ये हमारा रहता है किससे
अ यानी कोई मात्रा नहीं है यहाँ पे, और ज में भी कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे दिया गया है स्पष्ट तौर पे अ धन अ पहले और अ बाद में स्वर आता है, स्वर आता है व्यंजन के साथ। अब तो यहाँ पे म अ और ज अ दोनों के साथ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको किस में चेंज करेंगे, ओ में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मनोज। अब ऐसे ही नीचे भी ये से मनहर मनोहर, यशदा यशोदा, और सरस सरोज, मन मनो मनोबल मनोबल, पुनैरथ मनोरथ, मनरथ मनोरमा मनोरमा। अब इसमें ये यरल की भी बात गई हुई है, ठीक है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है विसर्ग के साथ। अब देखते हैं अगला, बया वृद्ध, बया वृद्ध, तो इसे किसमें चेंज करेंगे, उसी के उदाहरण है ये यो और ये भी या यो स सो और नमो ये भी ओ, ये सभी विसर्ग सन हमारी ओ में चेंज होंगे, किसमें, ओ में। पीछे रूल बताया। अब विशेष नियम क्या है इसका वो भी देख लें। विसर्ग लुप्त हो जाता है, कहां पे लुप्त हो जाए, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाती है और उससे पहले स्वर्ग दीर्घ हो जाता है, यानी बड़ी मात्रा वाला स्वर्ग हो जाता है। लघु स्वर अ ई उ, ठीक है, और दीर्घ स्वर है आ ई उ ए, दोनों ए, ओ औ। किसमें, ये किसमें चेंज हो जाएंगे, दीर्घ स्वर में चेंज हो जाएंगे। कब, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाती है और उससे पहले स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। उदाहरण है हमारे निरोग, क्या है, निरोग, तो नी और विसर्ग लगा हुआ है तो ये हमारी मात्रा चेंज हो जाएगी, किसमें, छोटी, अगर यहाँ पे छोटी की मात्रा रहेगी तो हमारी किसमें चेंज हो जाएगी, बड़ी योग में। तो नी रोग क्या हो जाएगा हमारा, निरोग। र की वजह से दीर्घ स्वर हो गया, यानी यहाँ पे ये दिया है, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये र, और र के बाद क्या हो जाता है, विसर्ग लुप्त हो जाता है और हमारा ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वृद्ध स्वर में, तो सॉरी दीर्घ स्वर में। अब देखें निरक्त, तो ये गायब होगा किसकी वजह से, रा की वजह से, ठीक है, और ये मात्रा हमारी चेंज होगी यहाँ पे दिया है लघु स्वर से दीर्घ स्वर की ओर, इसलिए ये मात्रा चेंज होगी क्योंकि ये स्वर में आता है, ये भी स्वर में आती है, ये भी स्वर में आती है, तो ये हमारी सब बड़ी यानी दीर्घ स्वर में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे नीरज है तो नीरज हो जाएगा, धीरज है तो धीरज हो जाएगा, और जितना भी विसर्ग है सब में वो गायब आ जाएगा। महत्वपूर्ण है अतः एवं अतरव, अतएव। वाच्य, अब देखते हैं वाच्य, वाच्य में क्या दिया हुआ है, जिस क्रिया से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता कर्म के भाव में किसी एक की प्रधानता है, प्रधानता हो तो उसे वाच्य कहते हैं। ये तीनों के प्रकार, ये तीन प्रकार के होते हैं। क्या दिया गया है परिभाषा में, जिस क्रिया से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता कर्म या भाव में किसी एक प्रकार की प्रधानता हो तो उसे वाच्य कहते हैं। यानी कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तीनों में से किन्हीं ये तीन प्रकार के होते हैं, और इसमें किसकी प्रधानता है या प्रधानता जानना, वाच्य कर्म कर्म कर्ता कर्म या फिर भाव में किसकी प्रधानता है, यह वाच्य कहलाता है। कृतवाच्य हमारा पहला है, यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस और इंप्रेसिव वॉइस, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे हम कृतवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, यानी करने वाले का संबंध क्रिया से सीधा स्पष्ट तौर पर रहता है। जैसे राम पत्र लिखता है, तो इसमें हमें पता भी चल रहा है कौन पत्र लिख रहा है। जैसे
उसने पत्र लिखा, पता ही नहीं किसने लिखा है, तो हमें इसमें स्पष्ट तौर से पता नहीं चलेगा, तो उसे हम कृतवाच्य नहीं बोलेंगे। जिसमें हमें स्पष्ट तरीका से पता चलता है, जैसे राम ने पत्र लिखा, या मोहन गाना गाता है, या फिर रीना स्कूल जाती है, या विवेक पढ़ता है, या राधे श्याम गाना गाते हैं, तो हमें उससे पता चलता है कि काम करने वाले का संबंध सीधा क्रिया से है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नोट करके तो कुछ दिया गया है, यहां कर्ता की प्रधानता है, यानी करने वाले की क्या है, प्रधानता। और क्या कर रहा है, क्रिया का सीधा संबंध किससे है, क्रिया का सीधा संबंध किससे है, जो यानी लिखता है, लिखना का सीधा संबंध हमारा राम से है, राम से हो रहा है, यह कृतवाच्य होगा। सीधा स्पष्ट तौर से जिसमें पता चले कि कार्य करने वाले का संबंध सीधा कार्य से रहता है, तो वो हमारा कृतवाच्य होगा। अब देखिए कर्मवाच्य, जो कर्म पर आधारित है, यानी जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता रहती है, यानी पूरा डिपेंड कर्म पे रहता है, या जिसका सीधा संबंध कर्म से रहता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं, यानी क्रिया का सीधा संबंध कर्म से रहता है। ठीक है, तो इसके उदाहरण है, राम रेलगाड़ी से दिल्ली गया, यानी किससे गया है, राम रेलगाड़ी से दिल्ली गया है, तो ये हमारा संबंध बन रहा है यहाँ पे। या फैक्ट्री बंद करा दी गई, या फिर पत्र लिखा गया, दूध पिया गया, या प्यार किया गया, तो यहाँ पे दिया गया है ये से या के द्वारा, यहाँ पे या ने के द्वारा, तो उससे सीधा संबंध हमारा कर्मवाच्य से हो रहा है। अब देखें आगे भाववाच्य, जिस प्रकार से कर्ता व गौण अर्थात जिस प्रकार से कर्ता व गौण अर्थात कर्ता व कर्म गौण होता है, लेकिन भाव की प्रधानता होती है, तथा क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है, तो वह भाववाचक कहलाता है। जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, या मुझसे चला नहीं जाता, या मुझसे खाया नहीं जाता, या मुझसे दौड़ा नहीं जाता, तो इसमें क्या है कि सीधा संबंध कर्ता या गौण का अर्थात कर्ता व कर्म दोनों का संबंध भाव से होता है। किससे, भाव से, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए संज्ञा से अव्यय तक पद के भेद 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। संज्ञा से अव्यय तक के अव्यय में 5 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। संज्ञा की परिभाषा क्या है सभी को पता होगी, किसी प्राणी वस्तु स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब व्यक्तित्व के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक, भाववाचक संज्ञा। अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। हम दोनों ही प्रकार से देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो एक व्यक्ति या एक वस्तु और एक स्थान के बारे में बोध कराती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी किसी विशेष या किसी एक व्यक्ति, विशेष व्यक्ति या किसी प्रकार की एक वस्तु के बारे में बोध कराती है, एक वस्तु के बारे में बात की जाती है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो एक से अधिक के बारे में बोध कराते हैं उसे जातवाचक संज्ञा कहते हैं। ये नोट करके दिया गया है, उसकी ये नीचे वाले में देखेंगे। यहाँ पे पहले हम उसका उदाहरण देखते हैं। ठीक है, गंगा ऐसी कोई गंगा नहीं, यानी गंगा ही उसे, यानी एक के बारे में बात की जा रही है। हिमालय कोई दूसरा हिमालय नहीं है, एक ही के बारे में। रामपुर एक है, उसके बारे में। भारत एक है, पवन एक है। पाकिस्तान, काला सागर, सूर्य, चंद्रमा, ऐसे कई हो सकते हैं जिसके एक ही है और उसके एक के बारे में हम व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखें हम जातवाचक के शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है यहाँ पे। पहले जो एक से अधिक के बारे में बोध कराती है वह जातवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी जाति, एक जाति में अनेक व्यक्ति, एक जाति की अनेक वस्तुएं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं जातवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो एक जाति वर्ग के बारे में बोध कराती है, जातवाचक संज्ञा कहलाती है। अब उदाहरण है पदों के नाम, व्यवसाय के नाम, संबंधों के नाम, प्राकृतिक आपदा, फर्नीचर का नाम, और भी
इसमें जातवाचक संज्ञा, जातियों के नाम काफी नाम जोड़ सकते हैं, जैसे एसडीएम, डीएम, उपसभापति, सभापति, बीडीओ इत्यादि। अब व्यवसाय में डॉक्टर, वकील, ऐसे कई शिक्षक, मोची, ठेकेदार इत्यादि। संबंधों के नाम पापा, दादा, दादी, ये सभी जातवाचक समूह में आते हैं। ठीक है, अब आगे देखें समूहवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो एक वर्ग, एक समूह वर्ग के बारे में बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्लास, कक्षा, पुलिस, परिवार, समुदाय या परिवार, सभा, मेला, सांसद, सेना, बारात, आयोग, समिति, चुनाव, झुंड, गुच्छा, संगठन, मंच, मोर्चा, दल, पार्टी, गिरोह, कर्मचारी, अधिकारी, पुस्तकालय, ये सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। यानी इनका एक समूह या ग्रुप रहता है, उसे ग्रुपवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखें द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिसमें माप व तौला ना जा सके, लेकिन गिना ना जा सके, किसी की हम माप कर सकें। जैसे 1 लीटर, परंतु 1 लीटर को हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे 1 लीटर दूध, तो हम उसे गिन नहीं सकते परंतु तौल सकते हैं। या फिर जैसे तेल, तो उसे हम गिन सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं परंतु तौल सकते हैं, तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, दही, मक्खन, सोना, चांदी, पीतल, मक्खन, लकड़ी, घी, कपड़ा, पनीर, चावल, गेहूं, तेल, चाय, पानी, यानी ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में इसे हम गिन नहीं सकते परंतु तौल माप सकते हैं। भाववाचक संज्ञा अगला है हमारा। वह संज्ञा जो गुण, धर्म, स्वभाव, क्या दिया गया है, वह संज्ञा जो गुण, धर्म, स्वभाव और भाव के बारे में बोध कराती है, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। यानी गुण, धर्म, स्वभाव, भाव, यानी हमारे अंदर से जो भाव उठते हैं, या भाव, गुण कैसे गुण हैं, या फिर स्वभाव कैसा भाव है, उसके बारे में बोध कराता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं या कहलाती हैं। तो क्रोध क्या है? क्रोध एक भाव तो है, हमारे अंदर का एक गुण है। दया भी क्या है? दया हमारे अंदर की एक भावना है या गुण है। या फिर जैसे नमस्तक, या फिर गुरुत्व, या फिर ईमानदारी, गरीबी, संद्रस्ता, मिठास, जलन, चुभन, ईर्ष्या, खुजली, ये सभी में बात की गई है भाव की। किसकी बात की गई है? भाव की। तो हमें इससे पता चलता है कि हमारे ईमानदारी, क्रोध, दया, गरीबी जैसे सब हमारे ये वर्ण हैं, किसमें आते हैं? ये गुण, धर्म, स्वभाव या भाव के बोध कराती है, उसे भाववाचक संज्ञा। तो इसको परिभाषा को देखते हुए इसमें सभी ऐसे हैं, जैसे ईर्ष्या है, ईर्ष्या मीन्स जलन किसी ने देखी है? देखी तो नहीं है, परंतु ये क्या है? ये भाव है। सुंदरता, मन की सुंदरता, समझे? और फिर है हमारा मिठास, मीठे वाला मिठास नहीं, जो बोली या फिर हमारे अंदर जो अनेक व्यक्तियों के प्रति मिठास रहता है। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास जो टाइम हो रहा है दूसरे सर लेंगे। तो नेक्स्ट अगली क्लास हम सर्वनाम से स्टार्ट करेंगे, और आप सभी बढ़िया से रिवीजन करें, और एग्जाम भी जल्दी है तो अच्छे से लगे रहें। और नेक्स्ट 2 पार्ट में हिंदी खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद गद्य रह जाएगा थोड़ा बहुत, उसको अगली क्लास में देख लेंगे। तो अभी नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।